तो दोस्तों, आज मैं ले जाने वाला हूँ आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत और डिफ़िकल्ट यात्रा में, जो कि है श्रीखंड महादेव यात्रा। तो बिना देरी किए चलते हैं श्रीखंड महादेव यात्रा में और करवाते हैं आपको दर्शन भोलेनाथ से। तो दोस्तों, आपने भोलेनाथ जी के दर्शन तो कर लिए, बट अगर आपने ये यात्रा करनी है तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो चलिए अब आते हैं उन बातों पे जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, या फिर पूरी इन्फॉर्मेशन इस यात्रा की कैसे कर सकते हैं, कितने किलोमीटर की है और आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। तो देखो यार, अगर मैं सबसे पहले इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो ये पड़ता कहाँ है श्रीखंड महादेव यात्रा, या फिर जो श्रीखंड महादेव जी हैं वो विराजमान कहाँ हैं। तो देखो, ये जो श्रीखंड महादेव है वो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, सुना होगा आपने, कुल्लू मनाली सुना होगा, हिमाचल प्रदेश की। तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है और इसके लिए आपके पास दो रूट होते हैं। या फिर आप बाय कुल्लू से आ सकते हैं, मींस मेन कुल्लू से, चाहे आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, पहले आपको कुल्लू आना पड़ेगा। और दूसरा रास्ता जो है वो है बाय शिमला होके आना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जो शिमला वाला रास्ता है वो लगभग 40-50 किलोमीटर आपको कम पड़ेगा अगर आप शिमला से आते हैं टूवर्ड श्रीखंड महादेव के लिए। तो देखो यार, सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो है जाऊं विलेज। तो जाऊं विलेज तक गाड़ी आती है। तो चाहे आप कुल्लू से आएँ, चाहे आप शिमला से आएँ, कुल्लू से जो डिस्टेंस है वो 185 किलोमीटर का है, और अगर आप शिमला से आते हैं तो वो 145 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो लगभग 40-50 किलोमीटर का फ़र्क है, बट वो डिपेंड करता है आपने अपना जो ट्रिप है वो किस तरह किया है। अगर आपने कुल्लू मनाली घूमने का भी प्लान किया है और सोचा कि हम उसके बाद अपनी ये यात्रा स्टार्ट करेंगे, तो फिर आपको कुल्लू से आना चाहिए। अगर आप सिर्फ यात्रा ही करना चाहते हैं तो आप शिमला से भी प्लान कर सकते हैं। अगर दिल्ली से आते हैं तो दिल्ली से आपको शिमला आना पड़ेगा, शिमला से रामपुर, रामपुर से निरमंड, बागी पुल और फिर जाऊं विलेज। और अगर आप कुल्लू से आ रहे हैं तो आपको कुल्लू से जाना पड़ेगा निरमंड, फिर निरमंड से बागी पुल और बागी पुल से जाऊं विलेज। तो रास्ता कुछ ऐसा ही है, तो आप कोई भी रास्ता चूज़ कर सकते हैं। आपको ये तो पता लग गया कि आपके पास दो रास्ते हैं। अब बात करते हैं ये यात्रा स्टार्ट कब होती है। तो जो श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा है वो स्टार्ट हो जाती है जैसे ही सावन के महीना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर इस बार 12 जुलाई, 15 जुलाई, जब भी जैसे ही सावन महीना स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही ये यात्रा भी स्टार्ट हो जाती है। और जो एंड होगी यात्रा वो 15 से 20 दिन चलती है और उसके बाद ये यात्रा एंड हो जाती है। और उसका यही फ़ायदा है कि आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आपका गवर्नमेंट से आपको हेल्प मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आप यात्रा के दौरान जाते हैं और कोई हादसा हो जाता है बीच में, तो वहाँ पे आपको प्रशासन हेल्प करेगा, चाहे अपने रेस्क्यू ऑपरेशन वाले भेजेंगे, चाहे कुछ और। बट अगर आप यात्रा से पहले करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इस बार 10 जुलाई को यात्रा स्टार्ट होती है, अगर आप उससे पहले जाते हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि बीच में कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है या हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, तो आपको फिर कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी गवर्नमेंट के थ्रू। और वही आपके बाद में जैसे ही एंड हो जाती है यात्रा, उसके बाद भी आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी, जो कि आप ऑफलाइन भी करवा सकते हो, जो कि होगी सिंघाड़ विलेज में। और जितने भी आपको लिंक्स होंगे वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ जाके आप अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है या फिर और भी इन्फॉर्मेशन वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर आपने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी वो सिंघाड़ विलेज में होगी, जो कि जाऊं विलेज से लगभग 3 किलोमीटर है। तो वहाँ आपको एक तो रजिस्ट्रेशन होगी और दूसरा आपका वहाँ पे मेडिकल चेकअप होगा। अगर आप फिट पाए गए तभी आपको इस यात्रा में जाने दिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं दिया जाएगा जाने। तो यहाँ पे पहले बता दूँ कि आपको पहले फिज़िकली फ़िट होना पड़ेगा, फिज़िकली और मेंटली, तभी आपको आगे जाने दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको मेडिकल लगेगा, तो मेडिकल आपको हॉस्पिटल से बनवाना पड़ेगा और आपका मेडिकल चेकअप होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ख़ासकर जो प्रॉब्लम है ना वो लंग से रिलेटेड, कोई भी मीन्स समझ रहे हो, आपका सांस जल्दी नहीं फूलना चाहिए, आपको कोई दमा नहीं होना चाहिए, तो ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें होंगी तो मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ घर पे बैठिए, ये वाले ट्रैक ना कीजिए।
और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है कि जो इस ट्रैक को करने के लिए फिजिबल हैं या फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन होगी जिनकी, वो 18 साल से बड़े और 60 साल से छोटों की होगी। 15 साल का बच्चा आ रहा है या फिर 12 साल का, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ आएगा, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पेरेंट की ही होगी जो उनको ला रहा है। या फिर फॉर एग्जांपल कोई दादाजी आ रहे हैं जो कि 65-60 साल के हैं, जो कि 65-70 साल के हैं, तो वो भी अपने बच्चों के साथ ही आएंगे, तो वो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। प्रशासन किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा अगर कुछ हो जाता है। तो ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि आपको फिज़िकल फिट होना पड़ेगा, तभी आप चल पड़ेंगे इस ट्रैक में। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं ट्रैक की, कि ये जो यात्रा है वो कैसी होगी, कितने किलोमीटर की है, उसके बारे में पूरा बताता हूँ आपको। बट उससे पहले पार्किंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी गाड़ी में आ रहे हैं तो आपकी गाड़ी पार्क होनी चाहिए सेफ़। चाहे आपका 1000 रुपये लग जाए इतने दिन पार्किंग रखने का, तो भी आपकी गाड़ी सेफ़ रहेगी। खुद से कहीं भी मत करना पार्क, क्योंकि जो आपका यात्रा का टाइम होता है वो बेसिकली होता है बरसात का टाइम, और बरसात के टाइम पे लैंडस्लाइड होते हैं या फ्लड आते हैं कहीं से भी। तो इसीलिए ध्यान रखें कि पेड पार्किंग करें और हो सके तो सेफ पार्किंग करें। तो जैसे ही आपकी पार्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो फिर करेंगे हम यात्रा स्टार्ट। और यात्रा कहाँ से स्टार्ट होगी, वो होगी जाऊं विलेज से। तो जाऊं विलेज से जैसे ही हम 3 किलोमीटर आगे जाएंगे तो सिंघाड़ पहुंचेंगे। सिंघाड़ में जाके हमारी रजिस्ट्रेशन होगी। तो कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, सिंघाड़ विलेज। तो पहले दिन का जो आपका ट्रैक डिस्टेंस होना चाहिए लगभग 8 से 10 किलोमीटर होना ही चाहिए, बिकॉज जितना आप ट्रैक करोगे प्लेन वाला पहले, तो फिर आपकी ना जो बॉडी है वो एक्लेमेटाइज हो जाएगी और आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। तो पहला जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि पहले दिन आपको लगभग बराटी तक जाना चाहिए और बराटी में स्टे करना चाहिए, जो कि है जाऊँ से 7 से 8 किलोमीटर। और फिर अगर हम दूसरे दिन की बात करेंगे तो दूसरा दिन आपका बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि आपको अब सीधी चढ़ाई चढ़नी है टुवर्ड्स थाचड़ू। तो थाचड़ू है सिंगाड़ से लगभग 12 किलोमीटर, और जो बराटी से होगा लगभग 7 से 8 किलोमीटर वो होगा। तो यहाँ पे आपको 4x4 लगाना पड़ेगा अपनी पाँव का, और यहाँ पे आपके पाँव ट्विस्ट हो सकते हैं, एंकल मुड़ सकते हैं, बड़ा कुछ हो सकता है। तो अगर आप थाचड़ू तक बहुत अच्छा पहुँच गए तो उसके बाद आपको थोड़ा प्यारा स्लोप आएगा काली टॉप का। तो जो आप ये खूबसूरत सा एरिया देख रहे हैं वो है काली टॉप का, बेहद खूबसूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे भेड़ बकरियाँ चर रही हैं और एक मेडोज़ है, कितना प्यारा मेडोज़ है। तो यहाँ पे आप घूम सकते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और बता दूँ कि जितना भी ये ट्रैक होगा ये होगा बरसात के टाइम पे, तो यहाँ बारिश होना लाजमी है। तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं काली टॉप में। और फिर जो अगला पड़ाव है नेक्स्ट डे का, थर्ड डे का, तो वो है आपका काली टॉप से भीम द्वार। बहुत ही बुरे हाल है इस रोड के भाई, और ऊपर से बारिश हुई है, ये तो काम टोटली ख़राब कर दिया इसने भाई। बहुत ज़्यादा प्रेशर पावर में पड़ रहा है ऊपर, अगर आप देख सकते तो भाई बिल्कुल ही एकदम डाउन में सा रहा है ये। अभी पहुंचना हमने भीम ताल, जो कि 3 किलोमीटर है। तो जो भीम द्वार का है वो भी बहुत खूबसूरत है आपका, साथ में ये नाला बहता है बहुत खूबसूरत सा, और यहाँ पे वाटरफॉल भी है। वही बोल रहा हूँ कि ये जो ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है, डिफ़िकल्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी डिफ़िकल्ट वाला पार्ट आया नहीं, वो आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो जो आपका थर्ड डे है वो आप भीम द्वार तक कर सकते हैं, या फिर भीम द्वार से जो पार्वती बाग है ना, वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, वो सिर्फ 2 किलोमीटर का है। तो वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप उसी दिन, बट वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थर्ड डे तक भीम द्वार कर सकते हैं, और फोर्थ डे आप भीम द्वार से जा सकते हैं पार्वती बाग। तो भाई आज है डे 3, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं कुंजा से, कुंशा से। तो भाई आप पीछे देख ही सकते हैं। अभी हमारा जो आज का जो बोलते हैं स्मॉल माइल स्टोन है वो है पार्वती बाग, जो कि यहाँ से है लगभग 4 किलोमीटर अप्रॉक्स। उसके बाद करेंगे हम टोटल 5 किलोमीटर, जो कि होगा श्रीखंड महादेव। अभी तो बारिश रात और बुरी तरह हुई, तो अभी पीछे देख सकते हैं बारिश ही है। तो भाई हमें कहाँ पहुँचना है, हम कहाँ से उतरे मैं बताता हूँ आपको। काफ़ी हाइट से उतरे, जो कि उधर है मेरा होगा, तो वहाँ पे जो टेंट्स है ऊपर, तो वहाँ से उतरे हम। काली टॉप है, काली टॉप से परसों हमें फिर से ये चढ़ाई करनी पड़ेगी भाई। इसे देख के तो काफ़ी डर लग रहा है, बाकी कसम से ऑसम व्यू है जैसे कि आप देख सकते हैं। बाकी भाई वगैरह अभी हमारे बिल चिल दे के आ रहे हैं। तो कटप्पा इज ऑल्सो है। फिर कटप्पा जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। चलो चलो लेट्स गो। जय भोलेनाथ सबके साथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। बहुत भैरव के आगे साथ
कि ध्यान से चलें यहाँ से, क्योंकि ये तो भाई डेडली है। लुक एट द ब्यूटी यार। तो भाई रास्ता है ये भीम द्वार की तरफ, बहुत ही डेंजर है। करेगी मौज। 1 2 3 4 भोले तेरी जय जयकार। 1 2 3 4 भोले तेरी जय जयकार। भोले बम बम भोले। ये आप दोस्ती करते हैं। तो भाइयों, हमने पार्वती बाग में रहने का फ़ैसला किया है, क्योंकि जो भीम द्वार है वो थोड़ा पीछे है कम से कम। फिर अगर हम पार्वती बाग रहेंगे तो हमें जो 2 किलोमीटर की चढ़ाई है फिर सुबह बच जाएंगे उससे। तो बस फिंगर क्रॉस वहाँ पे कोई जगह मिल जाए। ये बंदे यार अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए बहुत रिस्क लेते हैं कसम से। सल्यूट टू दिस गाइज, लुक एट द ब्यूटी। तो और दूसरी बात, हमने अगर पीछे आपको दिखाई दे रहा है बड़े बैग वाला, तो हमने कटप्पा जी को आगे भेजा ताकि तो पार्वती बाग में वो हमारे लिए टेंट्स का इंतज़ाम करेगा, क्योंकि पार्वती बाग में काफ़ी कम टेंट्स लगते हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जो आपका भीम द्वार है। तो भीम द्वार में तो काफ़ी लगे होते हैं। तो ट्राई करें कि अगर आपने पार्वती बाग में रहना है तो भीम द्वार में थोड़ा जल्दी करिए, भीम द्वार से थोड़ा जल्दी निकलिए, क्योंकि ऊपर कम से कम आपको 11-12 बजे तक पहुँच जाइए पार्वती बाग में, ताकि आपको टेंट्स मिल सकें। अदरवाइज़ आपको टेंट्स नहीं मिलेंगे। तो हमारे साथ तो कोई जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, उनके आदमी तो हमें शायद मिल जाए 70% चांसेस है। तो हम ट्राई करेंगे कि ऊपर चढ़े। बाकी भाई ब्यूटी देख सकते हो, कसम से एपिक है यार। मतलब कुल्लू का ये दूसरा छोर है, टोटली दूसरा छोर है। शिमला के साथ ही बिल्कुल है, सराहन घाटी से स्टार्ट होता है और यहाँ ऊपर तक जाएगा। यहाँ पे एकदम क्लाइमेट चेंज होता है, धुंध, बारिश। तो भाई वो है बंदा कटप्पा, शायद आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं और एक दिन का स्टे कर सकते हैं पार्वती बाग में। जितनी फ़ोटोज़ खिंचानी आज खिंचा लो। बट यहाँ पे एक और बात है, कईयों की किस्मत यहीं से होती है कि आपको यहीं से श्रीखंड महादेव के दर्शन हो जाएं। और मैक्सिमम जो बड़ी उम्र के हैं या फिर छोटी उम्र के होते हैं, खासकर 60 प्लस जो लोग होते हैं, वो यहीं तक आते हैं पार्वती बाग तक, और यहाँ से भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। और दूसरी बात बता दूं कि यार, इसके बाद आपका सबसे ज़्यादा टफेस्ट टाइम स्टार्ट होगा, जो कि श्रीखंड महादेव यात्रा का। पार्वती बाग से श्रीखंड महादेव यात्रा है वो ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ 5 किलोमीटर की है। बट ये 5 किलोमीटर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, क्योंकि आप चलती वक्त जब आप ऊपर को जाओगे तो शायद ही आप अपने दोनों पाँव और दोनों हाथ बिना लगाए जा पाओगे। आपको चारों यूज़ करने पड़ेंगे, तभी आप ऊपर पहुँचोगे। और यहाँ पे एक और बात बता दूँ, ये भी डिपेंड करता है डिफ़िकल्टी किस पे, स्नो पे। अगर मान लीजिए इस साल ज़्यादा स्नो नहीं पड़ी है दिसंबर और जैन में, जिसके कारण अभी स्नोफॉल कम हुआ है, और जो जितना भी स्नो हुआ है वो हुआ है फरवरी के बाद। अगर ये बचा रहा, मींस अगर ये जल्दी नहीं पिघला, तब तो आपको थोड़े चलने में डिफ़िकल्टी कम होगी। बट अगर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिघल गया,
तो जो अभी का ये टाइम है जो आपको अभी वीडियोस में दिखाई दे रहा है तो कुछ इस तरह होगा, और इस पे चलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक से दूसरे जो स्टेप में डिस्टेंस है वो 2 से 3 फीट का है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो बड़ी उम्र के होते हैं वो आपका रह जाते हैं पार्वती बाग में, वहीं से भोलेनाथ के दर्शन कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो पार्वती बाग से श्रीखंड महादेव का जो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा पाँव में वहीं लगती हैं और वही आपका जो सबसे बोलते हैं ना पेशेंस को टेस्ट वही करता है। भीमडुआर से जो पार्वती बाग का सिर्फ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस क्यों आप एक दिन में कंप्लीट करोगे, उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे आपको रेस्ट करना है एक दिन पार्वती बाग में, ताकि पूरा दिन आपका रेस्ट हो सके और जो लास्ट डे की तगड़ी चढ़ाई है उसको कंप्लीट कर सकें। और पार्वती बाग से श्रीखंड महादेव आपको सुबह चलना है, लगभग 5 बजे या 4 बजे निकल जाओ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको ये 10 किलोमीटर का स्ट्रेच एक दिन में करना है। पार्वती बाग से श्रीखंड महादेव पहुंचना है, उसके बाद वहां पे 2 घंटा कम से कम 1-2 घंटा बिताना है, भोलेनाथ के दर्शन करने हैं, उसके बाद वापस पार्वती बाग ही आना है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सुबह जल्दी करना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं हम श्रीखंड महादेव, तो आप भी दर्शन कर लो भगवान भोलेनाथ जी के। भोलेनाथ जी के दर्शन यार, जय श्रीखंड महादेव। दोस्तों आपको कैसी लगी ये यात्रा ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो अब बात करते हैं कॉस्ट की, कितनी कॉस्ट लगेगी टोटल इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ, ऑनलाइन आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 23 to 28,000 का जो प्राइस है वो है इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए। बट उसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि आपको वो यात्रा तो करवाएंगे, टॉप पे ले जाएंगे, दर्शन करवाएंगे, बट वापसी की उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको साथ ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम इंजरीज़ होती हैं वो आपकी जब श्रीखंड से उतरते हैं तभी होती है। क्योंकि जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो बॉडी स्टेबल रहती है और उस टाइम आपका स्टेमिना भी अच्छा रहता है। बट जब आप श्रीखंड से थक जाते हो पूरी यात्रा करके, जब वापस आते हो जाऊँ विलेज की तरफ, तब प्रॉब्लम आती है, तब आपके पाँव ट्विस्ट हो सकते हैं या फिर चलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है। तब आपको चाहिए एक प्रोफेशनल नीड जाए। तो बस गाइज आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ, बाय बाय, जय भोलेनाथ की।